नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। उनके फैसलों के खिलाफ उनके ही देश में मोर्चा खुल गया है। इसके बावजूद ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों के खिलाफ टैरिफ की धमकी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो डॉलर का वैश्विक दबदबा नहीं खोने देंगे। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप को डर है कि ब्रिक्स देश अमेरिका को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ब्रिक्स। ट्रंप की इसी धमकी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का किया केस। 86,000 करोड़ का मांगा हर्जाना। एप्स्टीन मामले में झूठी और मानहानिकारक खबर छापने के लगाए आरोप। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी शामिल। हिंदुस्तान का जवाब एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानते। पहले बलूच अब वजीरिस्तान में उठी पाकिस्तान से आजादी की मांग। पश्तून सड़कों पर उतरे। शहबाज सरकार की बढ़ी मुश्किलें। और चलते चलते में देखेंगे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच क्यों चिंता में दिख रही हैं इटली की पीएम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब 24 अगस्त तक भारतीय विमान पाक एयर स्पेस का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। शहबाज सरकार ने बढ़ाया बैन। मई में हुए सैन्य टकराव के बाद से ही लागू है बैन। इस्लामिक देशों पर भड़का हमास। इजरायल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मुस्लिम दुनिया के सिर पर हजारों बेगुनाहों की जान लेने का बोझ। अमेरिका को भड़का रहा भारत। अमेरिका की तरफ से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने पर बौखलाया पाकिस्तान। चीन ने भी अमेरिका के फैसले का किया है समर्थन। इजरायल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम। अमेरिकी राजदूत ने किया ऐलान। ड्रूज इलाके में जंग थमने की उम्मीद। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को धमका रहे हैं, लेकिन उनकी धमकी में डर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप ब्रिक्स को छोटा ग्रुप करार देते हैं, दावा करते हैं कि ये तेजी से खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चिंता में भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ खड़ा होगा उस पर अमेरिका 10% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है, इन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी कि डॉलर की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका नीति चला रहा है। दरअसल इस तरह की चर्चा चल रही है कि ब्रिक्स देश साझा मुद्रा ला सकते हैं जो डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है, और इसी का डर अमेरिका को दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स नाम का एक छोटा ग्रुप है जो अब तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ कर दिया कि ब्रिक्स से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% टैरिफ लगेगा। इसके अगले ही दिन उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया। मेरी धमकी के बाद ब्रिक्स की मीटिंग में भागीदारी न के बराबर रही। अगर ब्रिक्स ने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो उनका गठबंधन जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके आगे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डॉलर का दर्जा छीनना किसी विश्व युद्ध को हारने जैसा होगा। हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे। अगर डॉलर ने अपनी वैश्विक रिजर्व करेंसी की हैसियत खो दी तो वो ऐसा होगा जैसे हम विश्व युद्ध हार गए हों। आपको बता दें कि ब्रिक्स एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, और बाद में 2024-25 में इसमें 5 देश और जुड़े, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल है। हाल के वर्षों में यह समूह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठा रहा है, जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में अब ट्रंप ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्रिक्स पर हमला करते हुए उन्होंने द जीनियस एक्ट का भी जिक्र किया। इसका पूरा नाम है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट, यानी जीनियस एक्ट, जिस पर ट्रंप ने दस्तखत कर इसे कानून बना दिया है। इस कानून का मकसद डिजिटल करेंसी में अमेरिका को दुनिया में सबसे आगे रखना है, जिससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बादशाहत को और मजबूत किया जा सके। ट्रंप ने इसे वित्तीय तकनीक में इंटरनेट के जन्म के बाद की सबसे बड़ी क्रांति करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून अमेरिका को क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की दुनिया का बादशाह बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमने वादा किया था कि अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बनेगा, और आज हमने वो वादा पूरा कर दिखाया। यह कानून आपकी मेहनत और जज्बे की जीत है।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के एक और बड़े फैसले की, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मीडिया संस्थान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। ट्रंप ने WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल पर आरोप लगाया है कि उसने एक झूठी और मानहानिकारक खबर छापी, जिसमें उनका नाम अरबपति और सेक्स ट्रैफिकिंग के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा गया। दरअसल अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने साल 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर एक लेटर भेजा था। इस लेटर में सिर्फ ट्रंप का नाम ही नहीं था, बल्कि उसमें एक महिला की आपत्तिजनक फोटो भी थी। इस रिपोर्ट पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने इस खबर को झूठा और अपमानजनक बताया। ट्रंप ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल को चेताया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने खुद रूपर्ट मर्डॉक से कहा था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने वाली खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। मर्डॉक ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो इस मामले को देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद खबर छाप दी गई। अगर मेरे बारे में जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ा कोई सच होता तो वो अब तक सामने आ चुका होता। FBI, CIA या फिर हिलेरी क्लिंटन जैसे विरोधी लोग इसे उजागर कर चुके होते। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी कि अगर WSJ ने इसे वापस नहीं लिया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके मालिक रूपर्ट मर्डॉक और उनकी कंपनी न्यूज कॉर्प पर केस करने की धमकी दी गई और अब उन्होंने ऐसा कर भी दिया है। ट्रंप ने WSJ पर मानहानि का केस करते हुए $10 अरब यानी लगभग 86,000 करोड़ भारतीय करेंसी हर्जाने के तौर पर मांगी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन्होंने गलत इरादे से काम किया, जिससे पैसे के साथ ही उनकी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसकी जानकारी भी उन्होंने खुद ही दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि मैं रूपर्ट मर्डॉक और उनके कूड़े का ढेर अखबार WSJ के खिलाफ अपने मुकदमे में गवाही देने का इंतजार कर रहा हूं। यह दिलचस्प अनुभव होगा। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बड़ा व्यापारी था। उसने कई अमीर लोगों के साथ संबंध बनाए और उस पर शोषण के बहुत सारे आरोप भी थे, जिसके लिए एप्स्टीन को जेल की सजा हुई। लेकिन 2019 में उसने न्यूयॉर्क की एक जेल में अपनी जान ले ली। इस मामले में इस बात का भी शक जताया जाता है कि एप्स्टीन की जान ली गई ताकि कई अमीर लोगों के रहस्य दबाए जा सके। यह केस एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब टेस्ला चीफ और ट्रंप के सहयोगी रहे एलन मस्क ने एप्स्टीन की फाइल्स में ट्रंप का भी नाम होने का दावा किया। हालांकि बाद में उन्होंने अफसोस भी जताया कि वो बहुत ज्यादा बोल गए, लेकिन तब से ही इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों का समूह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा मानता है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले को छुपा रहा है और इस मामले में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को निशाना बनाया गया है। हालांकि अब ट्रंप ने इन फाइल्स को सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट ने बवाल मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने पैर पीछे खींचता है या ट्रंप के इस केस पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। और अब अगली खबर में बात होगी यूरोपीय संघ के हिंदुस्तानी कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध की। तो रूस और यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपियन यूनियन के तेवर अब रूस और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अब रूस के खिलाफ अपने 18वें दौर के प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इसमें गुजरात की वडीनार तेल रिफाइनरी का नाम भी शामिल है। वही गुजरात जो हिंदुस्तान में है, यह रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड ऑपरेट करती है, जिसमें रूसी सरकार के अधिकार वाली तेल कंपनी रॉसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। ताजा प्रतिबंधों को रूस के तेल निर्यात को कम करने के इरादे से देखा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने नए प्रतिबंधों को लेकर कहा कि यह पहली बार है जब समूह ने किसी हिंदुस्तानी रिफाइनरी और हिंदुस्तानी झंडे वाली रजिस्ट्री को प्रतिबंधित किया है। कलास ने पोस्ट किया कि यूरोपीय संघ ने अभी रूस पर अब तक का सबसे कठोर प्रतिबंध पैकेज मंजूर किया है। हम क्रेमलिन के युद्ध बजट को और काट रहे हैं। हम 105 और शैडो फ्लीट जहाजों, उनके सहयोगियों और रूसी बैंकों की वित्तीय पहुंच पर कार्रवाई कर रहे हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। तेल मूल्य सीमा को और कम किया गया है। हम रूस की सैन्य इंडस्ट्री, प्रतिबंधों को चकमा देने में लगे चीनी बैंकों और ड्रोन में इस्तेमाल हो रही तकनीक को भी निशाना बना रहे हैं। कलास ने यह भी कहा कि पहली बार हिंदुस्तान की एक बड़ी रिफाइनरी को भी प्रतिबंध की सूची में डाला गया है। यूरोपीय संघ ने हिंदुस्तान की जिस रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है वो गुजरात के वाडीनार में बनी नायरा एनर्जी लिमिटेड की रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी पहले एसआर ऑयल द्वारा बनाई गई थी और अब इसमें रूस की सरकारी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। वाडीनार रिफाइनरी हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है।
2023 में इस रिफाइनरी ने 82 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो इसकी कुल आपूर्ति का लगभग 57% था। यह तेल परिष्कृत होने के बाद यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में निर्यात किया जाता है, जिसे रिफाइनिंग लूपहोल के रूप में जाना जाता है। इस लूपहोल के तहत रूसी कच्चे तेल को हिंदुस्तान जैसे तीसरे देशों में परिष्कृत कर यूरोप में वैध रूप से निर्यात किया जाता है, जो रूस के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। इसके साथ ही भारत की फ्लैग रजिस्ट्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब है कि जो जहाज भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत है और रूसी तेल के परिवहन में शामिल पाए जाते हैं, उन पर यूरोपीय संघ कार्रवाई कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की इस कार्रवाई पर हिंदुस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं ताकि देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। हिंदुस्तान एक जिम्मेदार देश है और अपने कानूनी दायित्वों को पूरी तरह निभाता है। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान में बढ़ते संकट की। तो पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और सियासी संकट में फंसा हुआ है और अब तो पाकिस्तान के अधिकांश प्रांतों में बगावत की आंधी चल रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के खिलाफ सिंध के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो बलूचिस्तान में बगावत लंबे समय से चल रही है। पाकिस्तान की आर्मी के जवानों पर रोज हमले हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बड़े हिस्से से पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान से मुक्ति की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना तय माना जा रहा है। फिर बचेगा तो सिंध और पंजाब। खैबर के वजीरिस्तान में लोग नारे लगा रहे हैं, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। वजीरिस्तान में लग रहे आजादी के ये नारे जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले बलूचिस्तान को संभाले या फिर खैबर पख्तूनख्वा पर नियंत्रण पाए, क्योंकि उनके हाथ से दोनों ही प्रांत तेजी से निकल सकते हैं। दरअसल जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और सरकार की तरफ से जुल्म किए जा रहे हैं, वैसे ही वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिसके चलते वहां के पश्तून बागी हो चुके हैं। सड़क पर उतरकर आर्मी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल वजीरिस्तान में टीटीपी तेजी से मजबूत हुआ है और पाकिस्तान की सेना इस पर कार्रवाई के नाम पर आम लोगों को निशाना बना रही है। बीते मई महीने में ही पाक फौज ने यहां ड्रोन अटैक किए थे। ये पहली बार था जब पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के एक हिस्से में ड्रोन स्ट्राइक की थी। इसमें कई पख्तूनों की जान चली गई। खैबर के सीएम अली अमीन गंडापुर का कहना है कि टीटीपी को लड़ाई से नहीं हराया जा सकता। यहां शांति तभी आएगी जब सेना की कार्रवाई बंद होगी। तो मुनीर इस बात पर अड़े हैं कि वो टीटीपी को फौज की ताकत से कुचल देंगे, लेकिन इससे यहां के लोग बागी हो गए हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे इटली की पीएम क्यों दिख रही हैं चिंता में। तो दुनिया में इस समय तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनी जा रही है। कभी भी जंग शुरू हो सकती है। वैसे दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कौन सा देश किस खेमे में शामिल होगा और किस देश के नागरिक जंग की तैयारी में है। यूरोप के कई देशों में इसे लेकर जनता को अलर्ट किया जा रहा है। उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि अगर जंग हुई तो वो क्या उसमें शामिल होंगे। और ऐसा ही सवाल इटली में लोगों से किया गया और जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इटली की युवा पीढ़ी जंग लड़ने को तैयार ही नहीं दिख रही है। सेंटर फॉर सोशल इन्वेस्टमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि इटली की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया, कला, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखती है, उसमें 39% युवा खुद को पैसिफिस्ट कॉन्शियंसिस्ट ऑब्जेक्टर कहना पसंद करते हैं, यानी वे किसी भी हाल में हथियार नहीं उठाना चाहते। 19% ऐसे लोग हैं जो सेना में भर्ती होने की जगह वैकल्पिक रास्ते ढूंढने के पक्ष में हैं। सिर्फ 16% लोग ही ऐसे हैं जो देश के मुसीबत में फंसने पर सेना में शामिल होने को तैयार हैं। पिछले 10 सालों में इटली ने अपने रक्षा बजट में सिर्फ 46% की बढ़ोतरी की है। इटली के 26% नागरिकों को लगता है कि हथियारों से शांति आ सकती है और इतने ही लोग यानी 26% लोग ये मानते हैं कि युद्ध की स्थिति में इटली को विदेशी सैनिकों की मदद देनी चाहिए। वहीं 74% लोग इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं। इटली का प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च 586 अमेरिकी डॉलर है, जो यूरोपीय औसत से कम है। इसके बावजूद इटालियन जनता मानती है कि पैसा सामाजिक योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा में लगना चाहिए। सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो रक्षा बजट बढ़ाने के पक्ष में हैं।
साफ है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इटली सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नाटो पर निर्भर हो जाएगा। इटली के लोग खुद अपने देश के लिए लड़ते नहीं दिखाई देंगे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।